नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि परेशान होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है वो परेशान ही है। सब के सब परेशान हैं। ये आपके लिए कोई नया नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें उसी का रिजल्ट आना है जो अभी भी बिना भटके अपने लक्ष्य को टारगेट किए हुए होगा। अन्यथा 1,08,00,000 फॉर्म गिरे हैं, 1% भी रिजल्ट नहीं आना है तो क्या ही बात। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 32,000 लोग तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब ग्रुप डी में कोर्ट केस का जो भी डिसीजन हो, अब जब हमारा डिसीजन जब कोर्ट में ही है तो उससे ऊपर इस भारत के संविधान के हिसाब से उससे ऊपर कोई है नहीं। जो हम कुछ कह दे या लोग कुछ कह दे और आप उनके बात को मान लें, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है इसके विषय में। क्योंकि अब जहां पे है वहां पे जो भी निर्णय होता है वो यही मान के चला जाता है कि निर्णय जो है सही है। अब हो सकता है आईटीआई के पक्ष में जाए, 10th के पक्ष में जाए, जैसे भी जाए, दोनों के पक्ष में जाए, जो भी हो, लेकिन 32,000 लड़के सेलेक्ट होकर के जाएंगे। ये फिक्स है। अब दोनों में से जाएं या 10th वाले केवल जाएं या आईटीआई वाले केवल जाएं, जो भी जाएं, अब हमारे आपके हाथ में तो है नहीं ये चीज है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आप अभी भी जाकर के साइट पर देखेंगे आरआरबी के, तो आज भी आपका साइट पे वो अपडेट पड़ा हुआ है जो एग्जाम डेट का नोटिस था और जो एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिस था। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्यों पड़ा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम भी इस पे बोले और सबको ही बोला कि ग्रुप डी जो है इन दोनों नोटिस को कैंसिल कर दिया है। तो अब क्या होगा। क्या फिर भी रेलवे तानाशाही पे उतरा हुआ है, या आखिर कुछ तो रेलवे का भी प्लान होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो रेलवे में अधिकारी बने हुए हैं वो सबके सब अनपढ़ हैं। ऐसा तो है नहीं। रेलवे में अधिकारी जो बने हुए हैं, जो सारी चीजों को कंडक्ट कराते हैं, वो कहीं ना कहीं आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। तो हमारे पास जब इतना दिमाग है तो उनके पास भी दिमाग की कमी तो होगी नहीं। और अगर फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ प्लान होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको भी पता है कि आपका जो लास्ट अभी सुनवाई होने वाला है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है। ये आप भी अच्छे से जानते हो। अब अभी तक जो आपका डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक फाइनल डिसीजन ना आने का रीजन आप बता सकते हो। ना ही हाईकोर्ट कर पाया इसका डिसीजन और कैट भी नहीं कर पाया, फिर से वापस कैट में गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप बताओ कि ये डिसीजन पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है, क्या हमारे तरफ से, हम लोग के तरफ से, आईटीआई वालों के तरफ से चीजों की कमी पड़ रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डिसीजन अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है रेलवे की तरफ से। रेलवे बार बार चीजों को लटका रहा है और डिसीजन को आगे बढ़वा रहा है। अब भाई साहब आपको हम बता दें कि जब रेलवे के कारण ही डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मतलब कि रेलवे चाहे तो डिसीजन करवा भी सकता है। और बाकी उधर साइड का बात करें कि डिसीजन करवाने का, तो उनका तो सरकार ही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल में भी जाए तो रेलवे ही कुछ ना कुछ हर हियरिंग में ऐसा कर रहा है कि अगला डेट दिया जाए, हम अगला डेट में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। तो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब अगर रेलवे आ गया है कि नहीं हमको डिसीजन क्लियर करना है इसको लेकर के, तो मतलब कि चाहे तो रेलवे करवा सकता है। मतलब कि अगर आपका डिसीजन फाइनल होता है 30 अक्टूबर को, और इसका 1% ही अब हमको चांस लग रहा है कि डिसीजन आगे जाएगा, आपका हियरिंग आगे बढ़ेगा। अब आपका हियरिंग आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब जो भी होगा 99% आपका चांस है कि आपका हियरिंग 30 अक्टूबर को हो जाएगा। जो भी फाइनल डिसीजन हो वो हो जाएगा। क्योंकि अभी तक रेलवे के साइट पे से एग्जाम डेट नहीं हटा है, अभी तक रेलवे के साइट से नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस का नहीं हटा है, और अभी तक रेलवे उस चीज को रखा है। और अगर 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आ जाता है तो रेलवे आसानी से 17 नवंबर से एग्जाम करा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आराम से करा सकती है। 30 अक्टूबर को डिसीजन आएगा, रात में क्लियर कर देगा कि हम इस डेट को एग्जाम लेंगे। क्योंकि अभी तक रेलवे ने क्या लिख रखा है, 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर, 17 नवंबर टू एंड ऑफ दिसंबर। मतलब अभी डेट डिक्लेयर नहीं किया है कि किस किस डेट को एग्जाम होगा।
क्योंकि इस बीच में कुछ डेट छुट्टियां भी होंगी, और एग्जाम आपका लगभग लगभग 1 महीने प्लस तो चलना ही चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 20 लाख 25 लाख में एग्जाम 5 दिन चल जाता है, 10 दिन चल जा रहा है, तो फिर तो यहाँ 1 करोड़ है। तो आपका लगभग लगभग 1.5 महीने 1 महीने प्लस आपका एग्जाम चलना ही है। इसमें कुछ अगर इधर उधर डेट भी होगा तो आपको 30 अक्टूबर को रात को ये डेट दे सकता है कि भाई हम 17 को लेंगे एग्जाम, 18 को लेंगे, 19 को लेंगे, 20 को छुट्टी करेंगे, जो भी है इस तरह से डेट आपको दे देगा। अब इसमें भाई साहब रिजल्ट तो उन्हीं का आना है जो अभी भी अपना 100% दे रहे होंगे। तो जो दे रहे हैं 100%, या जो लगे हुए हैं कि नहीं हमको रिजल्ट लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे तो वो है जो केवल डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा इसका निर्णय, उनको सिलेक्शन से मतलब नहीं है। क्योंकि क्या लगता है आपको कि रेलवे में जो अगर आईटीआई केवल आ जाएगा तो क्या लगता है कि आपका कट ऑफ कम हो जाएगा? भाई साहब ये सब भ्रम से आप बाहर निकलिए। एएलपी का उठा के देख सकते हैं, टेक्नीशियन का के देख सकते हैं, कट ऑफ अब कम नहीं होना है। ठीक है, कट ऑफ अब कम नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो ये जो भ्रम से आप भ्रम में रह रहे हैं उस भ्रम से बाहर आ जाइए। अब आपसे यही विनती है हमारा कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, जिन जो लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा हम इस यहाँ पे गाइड करना चाहेंगे। किस तरह से हमने भी इसमें 2 बार रिजल्ट लेके आए हुए हैं, तमाम भर्तियां क्रैक किए हुए हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी टीयर 1 भी मेरा क्लियर था, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट मिला था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अब आप 30 दिन क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट सबसे पहला आपका काम है। मॉक टेस्ट जितना अधिक से अधिक आप दे सकते हैं वो दीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहला काम है आपका कि अब 30 दिन में अगर आप प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं तो लगाइए। और मॉक टेस्ट देने का वही तरीका जो बार बार बताते आ रहे हैं, केवल मॉक टेस्ट लगाने से नहीं, मॉक टेस्ट लगाइए। और जिस तरह से लगाने के लिए बार बार बताते हैं, अब यहाँ पे उतना टाइम हम आपका नहीं लेने जाएंगे, जिस तरह से बताते हैं उसी तरह से लगाना है। अगर दो नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम एक तो जरूर लगाइए। इसमें कोतई मत रहिए कि भाई साहब हम एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कतई पॉसिबल नहीं है। अब मॉक टेस्ट में अब आप देखिए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, और मॉक टेस्ट अब आपको बताएं हम कि आप एक काम कीजिए कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 का सारा मॉक टेस्ट लगाया जाइए। CBT 1 का सारा मॉक टेस्ट लगाया जाइए कि ग्रेजुएट लेवल है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला CBT 1 वाला सारा मॉक टेस्ट लगा जाइए, अब तक अवेलेबल हो गया होगा आपके साइट पे। CBT 1 का दोनों का सारा मॉक टेस्ट लगा जाइए, क्योंकि पैटर्न कहीं ना कहीं यहीं से फॉलो होने वाला है। तो इससे आपको बहुत राहत मिल जाएगा। अगर इसी बीच आपके एग्जाम से पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अगर CBT 2 का आंसर किया जाता है तो इसको भी लगा जाइएगा, इसको भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा आपका पैटर्न फॉलो होने वाला है, बहुत बेहतरीन आपके लिए होगा। तो अब इसको लगा जाइए सबसे पहले। अगर ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन इसको जरूर लगा जाइए, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो भी टॉपिक आपका गलत हो रहा है, आपका जो भी टॉपिक गलत हो रहा है, मान ले रहे हैं कि हमारा आप लगाए इसमें और सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आपसे गलत हो रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आपको गलत हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे कि जिस टॉपिक का गलत हुआ सीटिंग अरेंजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन कीजिए। जहां से भी पढ़े हुए हैं, जहां से भी नोट्स बना के रखे हैं, उसका कॉन्सेप्ट रिवीजन कीजिए और इस टॉपिक का बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। इस टॉपिक का बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहला मॉक टेस्ट आपको समझ में आ गया। मान लें कि आपने मैथ लगाया और मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल गलत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल गलत हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल अगर आपका गलत हो गया तो यहीं से आप इसका रिवीजन कीजिए, पहले इसका रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के साथ साथ इसी का प्रैक्टिस कर लीजिए। उस दिन इसी का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी मैथ है, मान लेना कि 3 टॉपिक का सवाल गलत हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या करें? तो भाई एक एक करके कर लीजिए। ठीक है, एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी कंप्लीट होता है।
तो एक एक करके कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो था वो आपको हम बता दिए। अब हम इसके टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो चार टॉपिक है। मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, और आपका साइंस है, और आपका जीके जीएस है। जीके जीएस है, इसको तो हम मान के ही नहीं चलते, इसको तो हम बाहर कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैथ जो है आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है, रीजनिंग जो है आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, और साइंस जो है आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। साइंस जो है 25 25 50 है, और 30 80, ये कैसे हुआ भाई साहब? 20 क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है। कहाँ गड़बड़ कर दिए? हाँ, सॉरी, सही है। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि गलती कहाँ पे होता है। गलती यहाँ पे होता है कि जो 30 क्वेश्चन है ना, इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, और हल्के में ले लेते हैं, और 20 प्लस करते करते हालत खराब हो जाता है उनका। तो उनसे हम कहेंगे कि इसमें थोड़ा लेंदी टॉपिक, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसका थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसका थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए। सिलोलिज्म हो गया, उसका थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए। क्योंकि रेलवे इस टॉपिक को पकड़ के रखा हुआ है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आप देखेंगे तो वही सेम चीज है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी कल एग्जाम हुआ है, उसमें भी यही सारा टॉपिक है ज्यादातर। तो इसको आप भी पकड़ लीजिए। वो संडे मंडे सीबीटी 1 वाला में देखेंगे, संडे मंडे करके जो सवाल आ रहे थे वो अभी भी आ रहे हैं सीबीटी 2 में भी, कल के पेपर में, परसों के पेपर में। तो आप इसको पकड़ के रखिए, और इसका प्रैक्टिस कम से कम इस पे 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन दीजिए। 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन दीजिए, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहिए या मिक्स प्रैक्टिस करते रहिए। अगर टॉपिक पे आपका बढ़िया कमांड है तो मिक्स प्रैक्टिस करते रहिए, मिक्स प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि यहीं पे 2 4 नंबर से आप पीछे होंगे, और यही पीछे होंगे, और रिजल्ट से आप बाहर होंगे। इसका बात करें तो इसमें आपको 22 प्लस तो लेके आना ही आना है। इसमें अगर 22 प्लस नहीं लेके आते हैं तो फिर समझ मान के चलिए कि रिजल्ट से आप बाहर हो जाएंगे। तो 22 प्लस, और इसमें लगभग 28 आपको लेके आने ही आने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 22 प्लस लाने के लिए अभी भी आपको टॉपिक वाइज बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अगर टॉपिक पे बहुत ज्यादा कमांड है तो आप मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, मिक्स प्रैक्टिस कीजिए आप। और इस पे कम से कम अभी आप 2 से 3 घंटा दीजिए, क्योंकि बड़ा सिगमेंट होता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो 2 से 3 घंटा आप अभी भी दीजिए। अब इसी 2 से 3 घंटे में आपको क्या करना है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, और मॉक टेस्ट लगा के आपको लगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल गलत हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को आके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे ही रीजनिंग में उठाइए, मॉक टेस्ट लगाया, सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपका गलत हुआ तो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस कर लीजिए। यहां तक समझ में आ गया? अब आते हैं भाई साहब मेन सेगमेंट साइंस और जीके जीएस पे। तो साइंस बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। इस पे आप कम से कम 2 घंटा तो जरूर दीजिए अभी, 2 घंटा जरूर दीजिए। और इसमें सबसे पहला काम क्या कीजिए कि एएलपी का साइंस पूरा कंप्लीट कीजिए। एएलपी जो एग्जाम हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए। दूसरा आप काम क्या करेंगे तो टेक्नीशियन जो हुआ उसको कंप्लीट कीजिए बढ़िया से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आरपीएफ का कंप्लीट कीजिए बढ़िया से। उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल सबका कंप्लीट कर जाइए पहले बढ़िया से। अब इसको अगर आप छोड़ के जाएंगे एग्जाम में तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आप टॉपिक वाइज भी साथ में पढ़ते चलिए, जहां पे भी पढ़ रहे हैं या जहां से भी पढ़े हैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए। 1 महीना में ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गया, इसमें आपको 20 के आसपास पहुंचना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 2025 का करेंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए। 2025 का करेंट अफेयर मान के चलिए कि आपका 20 क्वेश्चन में लगभग लगभग 5 सवाल लगभग लगभग होने वाले हैं आपके करेंट अफेयर के, और सब 2025 का। अभी तक रेलवे का जो भी सिनेरियो है एग्जाम का, तो सारा 2025 का करेंट उठा रहा है, लेकिन डीपली उठा रहा है। जो ढंग से पढ़ा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी कल परसों में एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी वही हाल था। तो यहां से 2025 का करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद इसमें ज्यादा टॉपिक में मत जाइए। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट करना आपके बस का नहीं है।
क्योंकि 5-7 सवाल आपका करंट अफेयर का हो जा रहा है। बच गया अगर मान के चले तो 15 सवाल, 15 में 15 करना तो किसी के औकात से बाहर है। अब बच गया कि इसमें अगर आप करंट अफेयर कर लेते हैं और 5-7 सवाल 8 सवाल कर लेते हैं तो आप रिजल्ट होल्डर आसानी से बन जाएंगे। तो आपको बता दें कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस सारे जो एग्जाम हुए हैं 2024 से 25 में, रेलवे ने जो भी एग्जाम कंडक्ट किया है 2024 से 25 में, रेलवे इसका PYQ जो भी है, या तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करवाइए, और इस सारा एग्जाम का जीके जीएस इससे याद कर जाइए, एकदम याद कर लीजिए। इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको इस सारा सवाल में लगभग लगभग 2-3 हजार आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके जीएस के, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इतना कर लीजिए आप आसानी से। अगर इसमें अब मान के चले कि लगभग 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, क्या है कि हमने पहले ही बोला है कि सिनेरियो उनके लिए है जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब जो सो रहे हैं उनका तो मुश्किल है भाई, अब से अभी से लग के रिजल्ट ला देना, जो एकदम सोए होंगे। लेकिन अभी भी जो जगे हुए हैं उनके लिए सिनेरियो अच्छा काम करने वाला है। तो यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे अगर जोड़े हम तो 28 और 22 कितना हो गया आपका, 50 और 20 70 और 10 80, 80 अगर आप लेके आते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं 80 नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रॉ मार्क्स का बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स का बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 80 के लेके आ जाते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आप जनरल से भी ऊपर पार होंगे, क्योंकि रॉ मार्क्स है ये। अगर हम इसमें से कुछ और इधर उधर भी कर देते हैं, एक एक दो दो नंबर हटा देते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आप 75 प्लस का टारगेट करेंगे, 75 प्लस का टारगेट करेंगे, 75 के आसपास जाते हैं तो आपका रिजल्ट सिक्योर रहेगा, मेरिट तक आप आसानी से पहुंचेंगे। कुछ लोग आपको अभी डराने के लिए और परेशान करने के लिए कह सकते हैं कि भाई साहब एनटीपीसी का कट ऑफ 70 प्लस गया तो तुमको भी करना चाहिए। तो उनको बताइए कि भाई साहब जो एनटीपीसी CBT 1 का कट ऑफ 70 प्लस गया है तो वो आपका पता है क्या है, वो भाई साहब नॉर्मलाइज मार्क्स है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉ मार्क्स का। जिसका रॉ मार्क्स 75 प्लस होगा उसका नॉर्मलाइज 90 पार कर जाएगा, लगभग लगभग। तो इसलिए यहाँ पे हम रॉ मार्क्स का बात कर रहे हैं। नो मार्क्स आप 70 प्लस टारगेट करके चलिए, 75 के आसपास पहुंचने का आसानी से आपका रिजल्ट होगा। और उम्मीद है कि आपको ये जो भ्रम है कि एग्जाम नहीं होगा, तो अब आपका भ्रम से आप बाहर आ जाएंगे और आप लगे होंगे उसी को और रफ्तार तेज कर देंगे। क्योंकि हमको अब जहां तक लग रहा है कि 99% रेलवे पूरा प्लान में है कि इस बार हम डिसीजन करवा के एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।